पे 5 रिट्स हैं, 5 रिट्स पे आप पूरे के पूरे चारों एग्जाम्स में 5 रिट्स पे लीगल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग के बेसिस पे कम से कम 15 टू 18 क्वेश्चंस लगा लो आएंगे। मैं चारों एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। लीगल नॉलेज और लीगल रीजनिंग दोनों को मैच करके चारों एग्जाम्स में सिर्फ इन 5 रीड्स पे कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 भी आए तो भी कम नहीं है, 20 भी पूछे जाए तो भी कम नहीं है। चारों एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है अच्छे से। ठीक है, आज रीड्स बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं, टाइम ले लेना। अगर क्वेश्चंस माइंड में आए तो पूछते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पूरा अच्छे से इसको खोल के समझाऊंगा, तो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, और आज जो पढ़ाऊंगा वो थ्रू आउट लाइफ चलेगा, मतलब फिर कॉलेज में भी मार नहीं खाओगे इस कंसेप्ट में। ठीक है, तो ओके, मानसी, you read first one, habeas corpus. The Latin term habeas corpus means you must have the body, and writ for securing the liberty was called habeas corpus ad sub judicatum. By this writ, the court directs the person or authority who has detained another person to bring the body of the prisoner before the court so as to enable the court to decide the validity, jurisdiction, or justification for such detention. The principal aim of the writ is to ensure swift judicial review of alleged unlawful detention on liberty or freedom of the prisoner or detention. देखो, habeas corpus का बेसिकली मीन्स ये होता है टू हैव द बॉडी। लिख लो, habeas corpus डैश टू हैव द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें habeas corpus में बेसिकली ये देखा जाएगा कि आपका इलीगल डिटेंशन ना हो। ठीक है, इमेजिन करो, गॉड फॉरबिड, अगर पुलिस तुमको पकड़ के लेके गई और तुमको लॉकअप में डाल दिया। ठीक है, पुलिस स्टेशन के लॉकअप में, जेल वेल में नहीं गए हो, जुडिशियल कस्टडी तक में नहीं गए हो, पुलिस के लॉकअप में डाल दिया। अब उन्होंने पुलिस के लॉकअप में डाल दिया और अकॉर्डिंग टू लॉ तो उनको 24 आवर्स के अंदर अंदर तुमको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था। अब दरोगा साहब ने किया ही नहीं, भूल गए, या मतलब उनको लगा कि यार इसका हर रोज का काम है, इसको कहाँ छोटी छोटी बातों पे लेके जाऊं, और उसको लॉकअप में ही पड़े रहने दिया उस बंदे को। ऐसे नहीं कर सकता वो, ऐसे वो नहीं कर सकता। लेकिन वही बात है, अगर कोई बंदा है अपनी फैमिली से दूर है, उसका कोई बेचारा गरीब है, कोई उसको रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, और उसको लॉकअप में डाल दिया, वो तो लॉकअप में पड़ा रहेगा 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल। जब दरोगा साहब का मन करेगा तो उसको खोल देंगे, चल ठीक है, जा थोड़े दिन बाहर घूम ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगली बार करता मिला तो फिर से मैं तेरे को ऐसे अंदर डाल दूंगा। अगली बार और वो सपोज किसी केस में पकड़ा गया, मतलब पकड़ा गया ना भी पकड़ा गया, उसको जबरदस्ती लाके फिर से डाल दिया 2 महीने के लिए, फिर से अंदर डाल दिया। कोई बेचारे की कोई सूद ही नहीं ले रहा है, उसके घर वाले है नहीं, दूर रहते हैं, बेचारा यहाँ पे जॉब के उस सिलसिले में आया था, गरीब है, उसका राइट तो है कि राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, लेकिन कोई कंसल्ट करवाने का मौका दे तब ना, किसी को पता चले तब ना। इन दिस केस हैबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है। हैबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है आर्टिकल 32 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आप सीधा रिट फाइल कर सकते हैं, एंड आर्टिकल 226 में आप सीधा हाई कोर्ट में जो है रिट फाइल कर सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप रिट फाइल करेंगे तो जो कोर्ट है वो आप पे हैबियस कॉर्पस का रिट इशू करेगा। उसमें ये बोलेगा कि टू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस की रिट कोई भी इशू कर सकता है, आपका फैमिली फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपका लीगल प्रैक्टिशनर, इनफैक्ट इवन अ स्ट्रेंजर। स्टेट के अंदर कौन सा आर्टिकल में होता है? स्टेट के अंदर अपना हाई कोर्ट के अंदर 226 ना करी थी, हाई कोर्ट के अंदर 226, वैसे सुप्रीम कोर्ट में 32। ठीक है, इसको एक स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर भी इसको रिट को फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। मैं जा रहा था, मैंने देखा कि एक बेचारे किसी गरीब को पुलिस उठा के लेके चली गई, और मेरे को कुछ अराउंड 2-3 दिन बाद मुझे उस पुलिस स्टेशन में कुछ काम हुआ, मेरे को जाना हुआ, मैं मिलने गया था किसी से, तो मैंने देखा कि यार ये तो वही सेम बंदा है जो मैंने 3 दिन पहले देखा था, पुलिस जिसको पकड़ के लेके गई थी। मैंने उससे पूछा, हाँ भाई, कि क्यों पकड़ा था पुलिस ने तेरे को? बोला सर मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, ऐसे ऐसे हुआ था, पकड़ लिया। मैं क्या, अच्छा कोर्ट में पेश किया तेरे को? नहीं जनाब, कोर्ट वोर्ट में तो कोई पेश नहीं किया मेरे को, अभी तक सुना ही नहीं कोई। अब दरोगा साहब मेरी सुनते ही नहीं, अब मेरे को यहाँ लॉकअप में डाल दिया, कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी।
इन दिस केस इवन मी एज अ स्ट्रेंजर, मैं भी उसके बिहाफ पे जाके रिट इशू कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और मैं कहूंगा कि सर ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन में फलाना दिस पुलिस स्टेशन में ऐसे ऐसे एक बंदे को इलीगली डिटेन किया गया है, और उसके राइट्स और उसके ग्राउंड्स जो है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट, वो भी उसको नहीं बताया गया है, एंड राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर, वो भी उसको नहीं बताया गया है। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकलवाए। कोर्ट तो भी तुरंत रिट इशू कर देगा, मैटर को एक बार संज्ञान में लेते हुए, मैटर को एक बार पूरा देखते हुए कोर्ट तभी रिट इशू कर देगा और उसको बाहर निकाल देगा। ये होता है आपका हेबियस कॉर्पस। ये रिट फाइल की जाती है आदमी को इलीगली डिटेंशन से बचाने के लिए और उसको बाहर निकलवाने के लिए, ठीक है। और उसमें कोर्ट जो है वो पूछती भी है फिर पुलिस से कि ऑन व्हाट बेसिस, आप किस बेसिस पे इसको अरेस्ट किया आपने, आप ग्राउंड्स बताइए। तो फिर पुलिस को ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं कि हैबियस कॉर्पस की रिट जब भी लगेगी तो पुलिस को फिर उसको ग्राउंड्स तो बताना पड़ेगा कि आपने किस ग्राउंड्स पे इसको अरेस्ट किया। बस ये 2-3 की पॉइंट थे इसमें। इलीगल डिटेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, कैन नॉट एक्सीड 24 आवर्स, और अगर 24 आवर्स एक्सीड होते हैं और वो करता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म। कोर्ट विल आस्क पुलिस दैट व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तुमने इसको अरेस्ट क्यों किया है। बस ये 2-4 चीजें याद रख लेना, आपका हेबियस कॉर्पस लाइफ टाइम के लिए आपको क्लियर हो गया है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी प्रोविजन नहीं डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वो वारंटो, ठीक है। बाद में एक बार फिर से इसका मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा एक बार फास्ट में, पर कंसेप्ट समझते रहो। अर्नव, व्हाट इज क्वो वारंटो, प्लीज रीड। The term quo warranto means what is your authority. The writ of quo warranto is used to judicially control executive action in the matter of making appointments to the public offices under relevant statutory provisions. The writ is also used to protect a citizen from the holder of a public office to which he has no right. The writ calls upon the holder of a public office to show to the court under what authority he is holding the office in the question. If he is not entitled to the office, the court may prevent him from acting in the office and may also declare the office to be vacant. The writ proceedings do not only give a weapon to control the executive from making appointments to the court against law, but also intend to protect the public from being deprived of public office to which it has a right. Quo warranto prevents illegal usurpation of public offices by an individual. देखो क्वो वारंटो का, मानसी तुम्हारा वो आप अपना ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। मानसी, आपका ऑडियो ऑन था, ओके। ऐसे डिस्टर्बेंस होता है क्लास में, ठीक है। क्वो वारंटो का बेसिकली मींस लिख लीजिए, बाय व्हाट अथॉरिटी। बेसिकली मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी के बेसिस पे ये डिसीजन लिया, या आपने किस अथॉरिटी के बेसिस पे ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है, और आपने किस अथॉरिटी के बेसिस पे आपने इस बंदे को इस जगह पे अपॉइंट किया है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये सब क्वेश्चंस उठते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं, अब तुम में से अब सपोज किसी का क्लैट में एडमिशन हो गया और उसको एनएलयू मिल गया, ठीक है। जेड जो है उसका क्लैट में एडमिशन हो गया, उसको एनएलएसआई बेंगलोर मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब ने तो क्लैट के लिए रजिस्टर किया भी नहीं था, उसको बिना रजिस्टर किए क्लैट में एडमिशन मिल गया, वो भी एनएलएस बेंगलोर में। ना तो उसने क्लैट का एग्जाम लिखा, ना उसने क्लैट का एग्जाम दिया, ना उसने क्लैट का कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, उसको तो ये भी नहीं पता था कि क्लैट की फुल फॉर्म क्या होती है, और उसको एडमिशन मिल गया। इन दिस केस ऑब्वियसली उसका जो एडमिशन है वो बाद में जो है वो कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट एनएलएस से पूछेगी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस बेसिस के आधार पे, किस अथॉरिटी के आधार पे आपने इसको एडमिशन दे दिया इधर, ठीक है। तो ये इसमें जो है, जो ऑफिस जो होता है वो क्वेश्चनिफाई किया जाता है, पब्लिक ऑफिस जो होता है वो क्वेश्चनिफाई किया जाता है कि भाई किस बेसिस के आधार पे आपने अपॉइंट किया है, किस बेसिस के आधार पे आपने इसको सेलेक्ट किया है, आप अपना अथॉरिटी बताइए, ठीक है। The writ of quo warranto is used to judicially control the executive action in matter of making appointments to public offices under relevant statutory provisions. Making appointments to public offices, ठीक है। It is also used to protect a citizen from the holder of a public office to which he has no right. अब
मैं कल को गॉड फॉरबिड मैं कोई ऐसी चेयर पे जाके बैठ जाऊं जो जिस पे जो मैंने जिसका ना तो मैंने एग्जाम लिखा था ना मैंने कभी एग्जाम क्लियर किया था, और अभी मैं सीधा जाके अगर मैं कहूं कि मैं तो या तो मैं डबल एओ बन गया या मैं कोई एक्सेल वगैरह बन गया या फिर मैं मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया और मैं उसकी चेयर पे जाके बैठ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि फिर मेरे से पूछा जाएगा कि जब तेरा यहाँ पे बैठने का राइट ही नहीं है, जब किसी ने तुमको अपॉइंट ही नहीं किया, तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। ठीक है, द रिट कॉल्स अपॉन द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस टू शो टू द कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द ऑफिस इन द क्वेश्चन। If he is not entitled to the office, अगर वो उस ऑफिस के लिए एंटाइटल नहीं है, तो कोर्ट में रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम एक्टिंग इन द ऑफिस एंड मे आल्सो डिक्लेयर द ऑफिस टू बी वैकेंट। कोर्ट अगर वो उस चेयर पे बैठने लायक नहीं है और अगर वो ही इज नॉट होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस, देन कोर्ट कैन आस्क कि चलो भाई तुम निकलो, तुम्हारा यहाँ पे जब बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई राइट ही नहीं है, तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर सिटिंग हियर एंड ऑन व्हाट बेसिस यू आर मेकिंग अपॉइंटमेंट्स एंड ऑन व्हाट बेसिस यू आर टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, the writ proceedings not only give you a weapon to control the executive from making appointments to the public office against law, but also tend to protect the public from being deprived of public office to which it has a right. Co warrant of prevents illegal usurpation of public office of an individual. तो को वारंटो बेसिकली इसी रिट के लिए वो किया जाता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के काबिल ना भी हो और उसको वो पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं भी करता हो, फिर भी वो उस पब्लिक ऑफिस के बेसिस पे जाके अगर कोई डिसीजन देता है या कोई अपॉइंटमेंट करता है, तो कोर्ट उसको क्वेश्चन करता है कि भाई कोर्ट उसको कोर्ट उसके ऊपर रिट वो लगाता है कि ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, हु गिव यू द पावर, किस बेसिस पे आधार पे तुमने ये अपॉइंटमेंट किया। ठीक है, तो ये होता है आपका को वारंटो में, बिल्कुल सिंपल। ठीक, नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज मैंडेमस। अदिति, यू प्लीज रीड मैंडेमस। Mandamus is a command issued by a court to an authority directing it to perform a public duty imposed upon it by law. For example, when a body omits to decide a matter which is bound to decide, it can be commanded to decide the same. Mandamus can be issued when the government denies to itself a jurisdiction which it undoubtedly has under the law, or where an authority vested with the power improperly refuses to exercise it. The function of mandamus is to keep the public authorities within the limits of their jurisdiction while exercising public functions. When an authority fails in its legal duty to implement an order of a tribunal, mandamus can be issued directly the authority to do so. Okay. तो बेसिकली मैंडेमस का सिंपल टर्म है, ब्रैकेट में लिख लो वी कमांड। मैंडेमस स्पेशली मींस वी कमांड, हम देखेंगे। ठीक है, कोर्ट कहेगी कि वी कमांड हम देखेंगे उसने ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट की पॉइंट इज परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। इसमें पब्लिक ड्यूटी जो है वो परफॉर्म की जानी चाहिए। वो अगर वो कोई परफॉर्म करता है, अगर कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है और वो उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, तो मैंडेमस लगाया जाता है। इसमें देखिए, एक केस था गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। ठीक है, इसमें क्या था, लिख लो, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। अब इसका बेसिकली छोटा सा फैक्ट ये है कि कॉर्पोरेशन ने बोला था लोटस होटल्स को कि चलो ठीक है, हम तुमको फंड्स देंगे और तुम होटल बनाओ, तुम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमको फंड्स देंगे और तुम अभी इमीडिएट इफेक्ट से तुम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। बाद में जब फंड्स देने की बारी आई तो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो था, गुजरात फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो था, वो लोटस होटल को बोला कि नहीं, हम तुमको नहीं देंगे, कोई फंड्स नहीं देंगे और तुम भूल जाओ, अभी हमने बोला था तुमको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने को, लेकिन अब हमारे पास फंड्स नहीं है, हम तुमको फंड्स नहीं दे पाएंगे। लोटस टेम्पल इस केस में हाई कोर्ट में चला गया, लोटस होटल इस केस में हाई कोर्ट में चला गया और बोलता है कि सर पहले तो इन लोगों ने, स्टेट फाइनेंस वालों ने बोला था कि हम तुमको देंगे फंड्स और अब बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, ऐसे कैसे नहीं देंगे सर। कोर्ट बोला हाँ ऐसे कैसे नहीं देंगे, हम देखेंगे, वी कमांड, हम देखेंगे कैसे नहीं देंगे।
तो जब मैंडेमस की रेट लगाई गई, जब लोटस होटल की ने जब लगाई, तो स्टेट हाई कोर्ट गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बोला कि अगर तुमने जब पहले इनको वादा किया था कि तुम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, हम तुमको फंड्स देंगे, तो अब तुम्हें फंड देना पड़ेगा, क्योंकि यू आर परफॉर्मिंग अ पब्लिक ड्यूटी। जब तुमने पब्लिक ड्यूटी के तहत अगर तुमने उनको कुछ वादा किया और तुमने बोला था कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, हम तुमको पैसे दे देंगे, हम तुमको फंड्स प्रोवाइड करवा देंगे, तो अब करवाओ प्रोवाइड। अब हम देखेंगे तुम कैसे प्रोवाइड नहीं करोगे, अब कोर्ट इंटरवीन करेगा। तो रेट्स में, मैंडेमस के रेट में इस तरह से भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। और इसमें देख लो, इसमें कुछ पॉइंट्स थे। One question, so if they ask in legal knowledge, which writ can be issued to direct the government to act in a certain manner, it's mandamus. Act the government in a certain matter, इतना नहीं पूछेंगे, इसको थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। To act क्योंकि ये पूछा गया, I've come across this question. To perform a public duty और इस टाइप से करके अगर वो डाला तो इट्स मैंडेमस, ठीक है। अब इसमें ये था कि बिफोर मैंडेमस इज इशूड द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, ओके। इसमें था द पेटिशनर मस्ट शो दैट ही हैज अ लीगल राइट एंड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम द मैंडेमस इज सॉट हैज अ लीगल ड्यूटी। बस समझते रहना, लिखने की जरूरत नहीं है। पेटिशनर मस्ट शो दैट ही हैज अ लीगल राइट, पेटिशनर के पास, यहाँ पे किसके पास, यहाँ पे लोटस टेम्पल के पास था कि लीगल राइट था, क्योंकि वो पेटिशनर था। And that the person against whom the mandamus is sought has a legal duty. यहाँ पे गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास एक लीगल ड्यूटी थी, क्योंकि उसने पहले बोला था कि हाँ तुम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, हम तुमको पैसे देंगे, तो वो लीगली बाउंड थे, लीगल ड्यूटी थी। और लोटस टेम्पल का यहाँ पे लीगल राइट था, अधिकार था, राइट था मांगने का कि भाई अब जब तुमने पहले वादा किया तो पैसे दो, अब तुमको देने पड़ेंगे, ठीक है। The petitioner moved the authority for performing the legal duty, but the authority has either not acted or refused to act. This in short called demand and refusal. यहाँ पे लोटस ने बोला कि लोटस जो था इधर, वो पेटिशनर था, वो अथॉरिटी के पास गया, हाई कोर्ट के पास गया और बोला कि पैसे नहीं दे रहे। अब जिसके पास लीगल ड्यूटी थी, स्टेट गुजरात फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास जो लीगल ड्यूटी थी, उसके पास दो चारा होता है, 2 वेज होते हैं उसके पास बोलने के। या तो वो बोले कि मैंने या तो वो स्टेट गुजरात बोलती कि यार सर मैंने अभी उस डायरेक्शन में आने के लिए मैंने अभी कोई एक्ट नहीं किया है, मैंने अभी इसको पैसे देने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए मैंने अपना प्रोसीजर अभी स्टार्ट नहीं किया है, मैं करूंगा। या मतलब मेरे पास फंड्स नहीं हो पा रहे, मैं नहीं कर पाऊंगा। या फिर डायरेक्टली रिफ्यूज कर देगी, सर मैं नहीं करूंगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं करूंगा ही नहीं। मैंने बोला था ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, रात गई बात गई, अब मैं नहीं करता, मैं नहीं दूंगा फंड्स, ऐसे नहीं बोल सकता। फिर हाईकोर्ट कहेगा अच्छा हम बताते हैं तेरे को, तेरी रात गई बात गई ना, हम अच्छे से बताएंगे। अब बोला था पैसे, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो सब हुआ था, तो अब पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो तो पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है। ये था इसमें। द पब्लिक अथॉरिटी इज एक्टिंग अंडर अ लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर पब्लिक अथॉरिटी अगर कोई ऐसे लॉ के अंडर एक्ट कर रही है विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसमें भी मैंडेमस की रेट इशू की जा सकती है। मैंडेमस विल नॉट इशू अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लिख लो, ये अच्छा पॉइंट है लीगल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने लीगल नॉलेज में भी नहीं लिखवाया था। मैंडेमस विल नॉट इशू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर मैंडेमस की रेट नहीं लग सकती, ठीक है। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, मतलब यही मतलब है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर मैंडेमस की रेट नहीं लग सकती। द हाई कोर्ट, सेकेंड वन में, द हाई कोर्ट और इट्स चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और अ जज एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी बट मे लाई इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी टू क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स और डिसिप्लिनरी ऑर्डर्स। जो हाई कोर्ट है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है या जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, उनके ऊपर भी मैंडेमस नहीं लग सकती। लेकिन अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में बैठ के अगर कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट करते हैं जो कि वो नहीं कर सकते, वो उनके पास पावर नहीं है, उस केस में उनके ऊपर मैंडेमस की लग जाएगी। अदरवाइज उनके किसी भी जजमेंट और उन सबके ऊपर मैंडेमस की रेट नहीं लगेगी, ठीक है। अगर वो कोई अपॉइंटमेंट करते हैं जो कि उनके पास पावर नहीं है वो अपॉइंटमेंट करने का, फिर भी वो अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर उनके ऊपर मैंडेमस की रेट लग जाएगी, अदरवाइज नॉट। तो 3 बंदे जो हैं इसमें इम्यून होते हैं मैंडेमस की रेट से,
president, governor and chief justice and judges of a high court, ये सभी सी कैटेगरी में आ गए सब, इनके ऊपर वो नहीं लग सकती। लेकिन अगर चीफ जस्टिस एंड जज अगर कोई अपॉइंटमेंट ऐसा करते हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या जो कि वो नहीं कर सकते, उनके पास पावर नहीं है, उस केस में मैंडेमस की रेट लग सकती है। करेक्ट, ये था आपका मैंडेमस में। ओके, मैंडेमस में सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर भी तो, सुप्रीम कोर्ट जजेस का इसमें लिखा नहीं था, उसमें लिखा नहीं था, लेकिन हाँ अगर चीफ जस्टिस तो होने तो चाहिए, होने तो चाहिए, लेकिन फिर उसको उसके ऊपर भी फिर वही होगा ना यश, अगर वो जुडिशियल कैपेसिटीज में अगर कोई अपॉइंटमेंट ऐसा करते हैं तो वो फिर उसके ऊपर तो फिर भी लग सकते हैं मैंडेमस की रेट। ठीक है, अभिनव रीड सर्चुररी। अभिनव तो उसका माइक नहीं चल रहा। अच्छा, आदित्य तुम रीड करो। Yes, sir. These writs are designed to prevent the excess of power by public authorities. Formerly, these writs were issued only to judicial and quasi-judicial bodies. Certiorari is regarded as general remedies for the judicial control of both quasi-judicial and administrative decisions affecting rights. Certiorari is a Latin word being passive from the word certiorari, meaning inform. A writ of certiorari or a writ in the nature of certiorari can only be issued by the Supreme Court under Article 32 and a High Court under Article 226 to direct inferior courts, tribunals or authorities to transmit to the court the record of proceedings disposed of or pending therein the scrutiny and if necessary for quashing the same. But a writ of certiorari can never be issued to call for the record or papers and proceedings of an act or ordinance and for quashing such an act or ordinance. देखो इसमें सिंपल तरीके से चलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है रिट आपको, लेकिन ध्यान से सुनते रहना, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले सर्चुररी में सिर्फ एक चीज बोली गई है कि इस रिट को बनाया गया है टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ पावर बाय पब्लिक अथॉरिटीज। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी एक्सेस ऑफ पावर का अगर इस्तेमाल करती है तो उसको वो करने से प्रिवेंट किया जाएगा। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट अगर कोई भी ऐसा जजमेंट पास करती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि यार हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में दे कैन आस्क द लोअर कोर्ट फॉर रिव्यू के लिए वो अपने पास बुला लेते हैं किसी भी जजमेंट को। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लगता है कि यार उसने थोड़ा सा अपने एक्सेस ऑफ पावर में उसने जाके पब्लिक अथॉरिटी ने या उसने अपनी पावर का एक्सेस यूज किया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिव्यू के लिए पिटीशन को रिव्यू के लिए उस केस को जजमेंट को अपने पास बुला लेती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अगर ये लगता है कि हाँ लोअर कोर्ट ने ये डिसीजन अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके किया है या उसने अपनी एक्सेस ऑफ पावर का इस्तेमाल किया है, तो उसमें उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो जजमेंट को क्वैश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मेन छोटी सी बात इसमें ये थी, इसी को घुमा फिरा के इतना बोला जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेन इसका जो क्रश था वो ये था कि भाई इसमें सिर्फ तुमको इतना बात याद रखना है कि अगर एक्सेस ऑफ पावर बाय पब्लिक अथॉरिटी अगर कुछ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर है कि उसको जजमेंट को अपने पास बुला लेंगे एज अ रिट, ठीक है। और उस जजमेंट को अगर उनको लगता है कि ये एक्सेस ऑफ पावर हो रहा है या मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जो लोअर कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर जजमेंट को क्वैश कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। उसमें यही देखा जाता है रिव्यू में, जब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगर कुछ भी कोई भी जजमेंट रिव्यू के लिए बुलाती है, ऊपर मंगाती है अपने पास, तो उसमें यही देखा जाता है क्या लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है क्या वो कहीं ना कहीं किसी एंगल से इलीगल तो नहीं है। अगर वो इलीगल है तो उसको कैश करो, उसको बंद करो, उसको खत्म करो, हमको नहीं चाहिए। ये ऐसे लोअर कोर्ट यार ऐसे अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कैसे वो कर सकता है, कैसे कुछ भी कर सकता है ना, कोई भी अपना एक्सेस ऑफ पावर तो यूज कर ही नहीं सकता। इसमें बेसिकली पॉइंट्स लिख लो कुछ कि इलीगल जो है जजमेंट जो है इलीगल कब कब हो सकती है, या कोई भी ऐसा एक्सेस ऑफ पावर है
जिसका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपने पास बुलाए तो वो किस किस बेसिस के आधार पे किस किस एंगल से वो इलीगल कहलाती है, कब कब वो इलीगल हो जाती है। फर्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, लिख लो। कोई भी एक्सेस ऑफ पावर है या कोई भी जजमेंट है वो कब कब इलीगल हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसको अपने पास अपने ऊपर बुला लेता है लोअर कोर्ट के जजमेंट को, जब या तो कोई एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन हो, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, या फिर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन हो। ठीक है, या तो उनको लगे कोई लैक ऑफ जुरिसडिक्शन हो, या फिर उनको लगे कि जुरिसडिक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो जुरिसडिक्शन है वो अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस केस में भी वो अपने आप को मैंडेमस के रिट के तहत अपने पास ऊपर बुला सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस वायलेशन। अगर आपके नेचुरल प्रिंसिपल्स का वायलेट हो रहा हो, आपके नेचुरल जो प्रिंसिपल्स हैं अगर उनका अगर वायलेशन हो रहा हो, तो उस केस में भी मैंडेमस की सॉरी सर्क्युलरी की रिट लगाई जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट टू डायरेक्ट इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज टू ट्रांसमिट टू द कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सिर्फ कोर्ट्स पे नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे नहीं है, ट्रिब्यूनल्स पे और अथॉरिटीज टू ट्रांसमिट द कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स डिस्पोज्ड ऑफ और पेंडिंग देयरइन फॉर स्क्रूटिनी एंड इफ नेसेसरी क्वेश्चनिंग द सेम। या तो उसको जजमेंट अगर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल मतलब कोई सिर पैर का नहीं है यार, उनको पता होना चाहिए था कि मतलब इतना तो वो तो उनके पास अथॉरिटी नहीं है इतना सब कुछ पास करने की, या इतना सब कुछ ये सब इस टाइप के डिसीजन लेने की, still lower courts or tribunals or inferior courts they took that decision. In that case they have two options, या तो उस पे स्क्रूटिनी लगा दें कि भाई किस बेसिस के आधार पे तुमने किया, क्यों किया है, ऐसी क्या आन पड़ी थी, क्या तुमको लैक ऑफ नॉलेज था, क्या तुमको लैक ऑफ जुरिसडिक्शन था, या नेचुरल प्रिंसिपल्स जस्टिस वायलेशन कर रहे हो तुम लोग, या फिर उसको बिल्कुल ही क्वैश कर देगी, खत्म कर देगी कि हटाओ, हमको ये सर्क्युलरी, हमको ये जजमेंट चाहिए नहीं, अब हम देंगे जजमेंट, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। But a writ of certiorari can never be issued to call for the record or papers and proceeding of an act or ordinance and for questioning such an act or ordinance. ठीक है, act, good question, legal knowledge point of view से act and ordinance के ऊपर certiorari की writ नहीं लग सकती है। ठीक है, act and ordinance के ऊपर certiorari की writ नहीं लग सकती है, जो कि ठीक भी है यार, ठीक भी है। अब पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया, किसी भी वकील के माइंड में आया कि अच्छा मैं तो हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट के पास किसी छोटे से किसी भी हाई कोर्ट के पास इतने पावर थोड़ा ही है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दे। ठीक है ना, तो उसमें वो सब नहीं होता, उसमें फिर जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, इसमें सर्क्युलरी की रिट एक्ट और ऑर्डिनेंस पे नहीं लग सकती। ठीक है, अब ट्रिपल तलाक पास हुआ ऑर्डिनेंस के थ्रू, प्रेसिडेंट ने पास किया, उसमें किसी लॉयर ने सोचा कि यार मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में या मद्रास हाई कोर्ट पे लगा देता हूँ, रिट लगा देता हूँ सर्क्युलरी की, कि ऐसे कैसे पास कर दिया तुम लोगों ने, नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट ने ऐसे कैसे पास कर दिया, मैं देखता हूँ, मैं रिट लगाऊंगा सर्क्युलरी की, नहीं, एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ आप कोई भी रिट इश्यू नहीं कर सकते सर्क्युलरी की। ठीक है, अब देखो इतना सा छोटा सा बता रहा हूँ कि सर्क्युलरी में जो जजमेंट इलीगल हो जाती है या सब उस पे जब वो कैश लग जाता है, स्क्रूटिनी लगती है, वो कब लगती है, जब जजमेंट पास हो चुकी होती है। ठीक है, सेम केस में नेक्स्ट केस में जो प्रोहिबिशन है उसमें रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब लगती है व्हेन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, जब प्रोसेस इज गोइंग ऑन तब उसमें रिट लगती है। सो ओनिका प्लीज रिट प्रोहिबिशन। Monica? A writ of prohibition is normally issued when inferior court or tribunal proceeds to act without jurisdiction or in excess of jurisdiction, proceeds to act in violation of rules of natural justice, or proceeds to act under a law which is itself ultra vires or unconstitutional, or proceeds to act in contravention of fundamental rights. There is a fundamental distinction between writs of prohibition and certiorari. They are issued at different stages of proceedings. When an inferior court takes up a hearing for a matter over which it is no jurisdiction, the person against whom hearing it is taken can move the superior court for writ of prohibition, on which
order would be issued forbidding the inferior court from continuing the proceedings. On the other hand, if the court hears the matter and gives the decision, the party will need to move to superior court to quash the decision order on ground of want of jurisdiction. परफेक्ट। तो देखो प्रोहिबिशन में ये बोला गया है कि जब मैंने अभी जैसे तुमको बताया, प्रोहिबिशन का केस, प्रोहिबिशन की रिट तब लगेगी, सर्शियरी की रिट तब लगती है जब जजमेंट आ चुका हो, जजमेंट पास हो चुका हो, कोर्ट ने बोल दिया हो, तब उसके ऊपर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोलता है अच्छा तुमने तो यू हैव एक्सीड योर पावर्स, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने तो मिसयूज किया अपने पावर का। लेकिन प्रोहिबिशन में रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब लगाई जाती है जब प्रोसेस इज इन मोशन, ठीक है, जब प्रोसेस चल रहा हो। उसमें अगर ये लगे हायर ऑफिशियल्स को, हायर कोर्ट को अगर ये लगे दैट प्रोसीड्स टू एक्ट विदाउट द जुरिसडिक्शन और इन एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, अगर ये लगता है कि इंफीरियर कोर्ट है या जो ट्रिब्यूनल है वो अपने जुरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है, उसके पास ये सब जजमेंट पास करने की पावर ही नहीं है, वो फिर भी वो सब कुछ जजमेंट पास करने की और बढ़ने लग रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज प्रोसीड्स टू एक्ट इन वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। प्रोसीड टू एक्ट अंडर लॉ व्हिच इज इटसेल्फ अल्ट्रा वायरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब उसको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अगर ये लग रहा है कि इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कुछ ऐसा पास करने लग रहा है कि जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि है ही नहीं यार, अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड पावर है, तो वो कैसे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का माथा ठनका कि यार लोअर कोर्ट ने ऐसे कैसे पास करने को बोल रहा है, उनकी उसमें जो वो प्रोसीडिंग्स चल रही है तो किस बेसिस के आधार पे चल रही है, वो तो है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और उसको लगता है कि प्रोसीड्स टू एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को लग रहा है कि लोअर कोर्ट्स और इंफीरियर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो है वो कोई ऐसी चीज पास करने के लिए चलने लग रहे हैं, ऐसा कोई डिसीजन पे, ऐसे कोई केस पे आर्गुमेंट्स करने लग रहे हैं कि जो ऑलरेडी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा देते हैं कि तुम अभी जो चलने लग रहे हो ना, तुम अभी जो प्रोसेस में हो ना, अभी रुक जाओ बेटा, अभी यहीं के यहीं पे इसी टाइम रुक जाओ। सर्शियरी में जब पास हो जाता है तब रुका जाता है, दोनों का प्रोसेस होता है ना, वो तो हाँ वो इन्फॉर्म होता है, ये फॉरबिड होता है, ये फॉरबिड होता है। उसमें बेसिकली जब जजमेंट पास हो जाता है उस केस में ये बोला जाता है कि नहीं 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 नहीं, अब या तो तुम्हारे ऊपर स्क्रूटिनी लगेगी या तुम्हारे जजमेंट को क्वेश्चन करा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट चेक करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसी टाइम पे इंटरवीन करने लग जाता है जब उसको लगता है कि कुछ गलत होने लग रहा है, नीचे जो प्रोसेस जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ गलत होने लग रहा है। ठीक है, ये इतना इजी याद नहीं होगा, मैंने जैसे याद किया था जब मैं तुम्हारे टाइम पे था, तो मेरे को देखो प्रॉब्लम होती थी यार, रिट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, अभी भी मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। इसको एक बार बाद में पढ़ना और इसके जो भी जितने भी की पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने की पॉइंट्स बताए हैं, इन सबको एक बार गो थ्रू होना, इन सबके अच्छे से याद हो जाएगा। अब तुम आके अटकोगे प्रोहिबिशन में और सर्शियरी में, नहीं होता इतने अच्छे से क्लियर, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। इस पे का था क्वेश्चन बना तो वहीं पे ही एकदम से ब्लैंक आउट हो जाओगे, नहीं आएगा समझ में। मैंने ये अपने टाइम पे कैसे याद किया था, मेरे को भी नहीं होता था यार रिट्स, मेरे को टाइम लगा था, मेरे को समझ में ही नहीं आता था क्या होता है रिट्स विट्स, ये सब क्या फंडा है इनका, आर्टिकल 32 में कैसे डाल दिया और ये है वो है, ऐसा वैसा करते रहो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलता रहेगा, इंफीरियर कोर्ट करता रहेगा, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लिया, परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी करो, क्या पब्लिक ड्यूटी होल्ड वो करो, नहीं समझ में आता था। इसमें बेसिकली क्या करो, अब जैसे प्रोहिबिशन एंड सर्शियरी के बीच में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है और आपको पता लगाना है कि मुझे इसको कैसे याद करना है, तो जैसे वो सेइंग है ना, मैंने जैसे याद किया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन का फर्स्ट इनिशियल है पी, प्रिवेंशन फर्स्ट इनिशियल पी एंड प्रोहिबिशन फर्स्ट इनिशियल इज पी। क्योर का फर्स्ट इनिशियल सी एंड सर्शियरी का फर्स्ट इनिशियल सी। इसको ऐसे याद कर लो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम कुछ भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने लग रहा है या अल्ट्रा वायरस होने लग रहा है या फिर जुरिसडिक्शन को एक्सीड किया जा रहा है, तो उसमें प्रोसेस में हम पहले से ही उसको प्रिवेंट कर देंगे ताकि क्योर हो जाए, मतलब क्योरनेस के ऊपर बात ही ना जाए, उसको डिजीज बने ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्रोहिबिटिंग समथिंग इज बेटर देन सर्शियरी। आया समझ में?
Yes, sir. जब वो ऑलरेडी अदिति कुछ चीज पास हो गई, उसके बाद तुम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उस पे जजमेंट को क्वेश करेंगे, स्क्रूटिनी लगाएंगे, ये सब चलेगा। इससे अच्छा बी अवेयर, और अगर तुमको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई जुडिशियल एक्सीड होने लग रही है या फिर अल्ट्रा वायर्स जाने लग रही है, तो उसको प्रोहिबिशन पे ही प्रोहिबिट कर दो। उसको प्रोसेस जब चलने लगे तभी प्रोहिबिट कर दो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ही इतना ले लो कि डिसीज ना बने और क्योरनेस की फिर बात ही ना हो, बंदा अपने आप ही क्योर हो जाएगा क्योंकि डिजीज ही नहीं बनेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये लाइन लिख लो बेशक, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आया समझ में? अब तुम्हारा इस एक सेइंग से, इस एक प्रिवेंशन से, ये एक लाइन से तुम्हारा दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, वरना नहीं आता इतना इजीली समझ में। इसके जाओगे पॉइंट्स में और वो सब करोगे तो इतना इजीली नहीं होता है। तो इसको हमेशा ऐसे याद करना कि प्रोहिबिशन प्रोसेस में ही उसको हमने रोक दिया, उसको तभी हमने थाम दिया कि रुक जा भाई, हम इसको सर्शियरिटी तक जाने ही नहीं देंगे, हम अभी देख लेते, क्योंकि तू कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने लग रहा है, तू कहीं ना कहीं ऐसा काम करने लग रहा है कि जो होगी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। करेक्ट? ये था आपका रिट्स, आपके 5 कंप्लीट। यस सर, एक बार को वारंटो समझा दो। को वारंटो बेसिकली मींस बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से। अब मैंने उसमें एग्जांपल दिया था, अब तुम ये एग्जांपल्स भी साइड बाय साइड लिख लिया करो, थोड़ा सा कुछ भी वो करके। मैं तो देखो अपने टाइम पे जब ये, अब तो खैर याद हो गए, पहले मैं जब तुम्हारे एज में था तो मैं ये सब एग्जांपल्स के थ्रू याद करता था। सर जो भी एग्जांपल बताते थे मैं उस एग्जांपल को की पॉइंट्स में लिख लेता था कि इसमें सर ने पहाड़ वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है, इसमें सर ने मर्डर में वो वाला एग्जांपल बताया था, उस तरह से मैं कंसेप्ट याद कर लेता था। अब ये सब जो कंसेप्ट जो है ये मैंने पहले याद किए थे, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अभी तक याद चल रहे हैं मेरे को, और वो क्लैरिफाई कर जाते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मैंने कब यार 2012-13 में कभी याद किया होगा, 2012-13 के आसपास, अभी तक याद चल रहा है। इसीलिए मैं अभी तक, मुझे प्रोहिबिशन एंड सर्शियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जितना भी डीप पढ़वा दो, इस तरह से अपने वो बनाओ। अब मैंने को वारंटो में तुमको एग्जांपल दिया था कि तुम्हारा क्लैट में एडमिशन हो जाए, ठीक है, और तुमने क्लैट एनएलएस बैंगलोर में एडमिशन हो जाए और तुमने क्लैट का एग्जाम ही नहीं दिया था, ना क्लैट की काउंसलिंग करी, ना क्लैट का एग्जाम दिया, ना क्लैट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, ना तुम्हें क्लैट के लिए कोई कॉल, कुछ भी नहीं, और तुम एनएलएस बैंगलोर में जाके बैठे हो, तो ऑब्वियसली को वारंटो का लगेगा इश्यूज पे, पब्लिक व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ पब्लिक ड्यूटी। बट देन अगर तुमने कोई ऐसा अपॉइंटमेंट किया है या कोई ऐसा सिलेक्शन किया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो तुम्हारे ऊपर को वारंटो लग जाएगा। ये पूछा जाएगा कि भाई ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पे, बाय व्हाट अथॉरिटी you have took the admission, you have done this selection, you have done this appointment। समझे? यस सर। ये होता है को वारंटो। मैंडेमस मींस वी कमांड, हम देखेंगे, ठीक है। हेबियस कॉर्पस तो बहुत इजी है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, और 24 आवर्स के अंदर मतलब जो भी, अगर उसको इलीगली डिटेन किया गया है किसी बंदे को, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इश्यू करती है और वो पूछती है भाई वेयर इज द बंदा, कहाँ है बंदा, क्या कर रहा है लॉकअप में इतने दिन से, उसको अभी रिलीज करो, और तुम्हारे ऊपर अलग से कार्रवाई चलेगी, अलग से दरोगा साहब अलग से अंदर जाएंगे, वो उसके ऊपर अलग से इसको वो चलेगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कि क्यों पकड़ा। अगर तुमने उसको लाइक लॉकअप में डाला तो उसको कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया 24 आवर्स के अंदर। रिट के थ्रू बहुत पावर होती है यार, बहुत पावर होती है रिट्स में, पब्लिक ऑफिशियल्स हिल जाते हैं रिट्स के उससे, बहुत बहुत पावर है रिट में। बेसिकली रिट वही है ना यार, आपके फंडामेंटल राइट्स को ही तो प्रोटेक्ट कर रही है, बेसिकली देखा जाए तो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है रिट्स। आपको किसी ने आपको इलीगली डिटेन कर लिया तो रिट लगा दिया, हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब एक तरह से आपको आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया ना, कि आपको इलीगली डिटेन नहीं होने दिया, आपकी फ्रीडम को आपके पास रखा। खैर तुम समझ गए, ये था आपके 5 रिट्स में। इस रिट्स में आई डोंट थिंक अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इस पे हमने कम से कम लाइक हाफ एन आवर ले लिया रिट्स पे, लेकिन जरूरी था ये इतने डिटेल में तुमको समझना, ठीक है। कुछ भी मैंने कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया है, मैं जाना चाहता तो कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंदर डीप जा सकता, तो मैंने बिल्कुल ऊपर से बताया है। सिर्फ तुम्हारे क्लैट के लिए जितना सब्सटेंशियल पोर्शन तुमको याद करने के लिए जरूरत है, तुम्हारे लीगल नॉलेज के लिए और तुम्हारे कंसेप्ट को समझने के लिए, बेसिकली सिर्फ मैंने उतना पढ़ाया है। कॉलेज में जाओगे तो आएगा, सेकेंड ईयर में बहुत और